हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें आपके 11th की पढ़ाई पढ़ेंगे या आप 12th में आगे जाएंगे तो ये इसके बिना कुछ काम चलने वाला नहीं है। आप लोग इसके बारे में थोड़े से वाकिफ हो। बचपन में आपने पढ़ा था कि फिजिकल कोई भी क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर एक वेक्टर, याद है? 9th क्लास में आपने पढ़ा रहा होगा। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या जरूरत पड़ी, नीड ऑफ वेक्टर। आखिर इसकी जरूरत हमको क्यों हुई, पहले हम इसकी बात करते हैं कि आखिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों आई भाई। तो देखो, सबसे पहले बात करें बच्चों, तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास होती है तो उसको लिखने के लिए हम दो चीजें करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है और उसका एक यूनिट चाहिए होता है। तो n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, और u मतलब यूनिट। कहोगे सर ये क्या है? सोचो, जैसे अगर आप जाते हो कहीं मार्केट में जाते हो और आपको लेने हैं आलू, लेना है, आलू खरीदना है, तो आप क्या बोलते हो? दुकान वाले से आप बोलते हो भैया हमें 5 किलो आलू देना, 5 किलो आलू देना। तो अब देखो, ये जो 5 है बच्चा, ये 5 ही क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितना, और केजी जो है वो यूनिट है। अब ये है क्या? तो ये क्या होता है? ये होता है मास। आप मास को केजी में रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई मास। मास कितना हो गया? 5 केजी हो गया, 2 केजी हो गया, 4 केजी हो गया। ठीक है, समझ आ रही चीजें? जैसे अगर किसी को आपको डिस्टेंस बताना हो बच्चा, डिस्टेंस अगर किसी को बताना हो तो आप क्या बताते हो? आप बोलते हो भैया, अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, तो कोई क्या बताएगा? वो बोलेगा भैया दिल्ली से लखनऊ 400 किलोमीटर है। तो ये 400 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये किलोमीटर क्या है? ये यूनिट है। यूनिट किसका है? डिस्टेंस का है। तो ये डिस्टेंस जो हुआ ये फिजिकल क्वांटिटी हुई। तो अब क्या है कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट लिख करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कैसे? ये देखो, जैसे मान लो ये आपका है घर, आपका है घर, ये घर है। यहां से 2 किलोमीटर दूर इस डायरेक्शन में यहां पे क्या है? एक स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है। क्या है? मिठाई की दुकान है। यहां पे क्या है? यहां पे भी 2 किलोमीटर दूर एक बार्बर की शॉप है। बार्बर मतलब नाई की दुकान है। ठीक है, यहां से 2 किलोमीटर दूर यहां पे क्या है? आपका स्कूल है। और यहां पे भी 2 किलोमीटर दूर यहां पे आपका ये आपका कोई भी चीज समझ लो। जैसे मान लो यहां पे आप खेलने जाते हो, प्लेग्राउंड है। ठीक, अब जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा, आपसे बोला कि भैया आपको बाल कटाने जाना है, तो आप यहां पे कोई आपके घर पे आया हुआ है, बोलता है भैया हमको बाल कटाना है, कहां जाए? तो क्या आप केवल इतना बता दोगे भैया यहां से 2 किलोमीटर दूर चले जाओ? भैया 2 किलोमीटर कहां? ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो मिठाई दुकान मिलेगी, इधर जाएगा तो प्लेग्राउंड मिल जाएगा, इधर जाएगा तो स्कूल मिल जाएगा। तो उसको कैसे पता चलेगा कि भैया 2 किलोमीटर कहां जाना है?
तो इसका मतलब है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ एक चीज और चाहिए, और वो चीज क्या होती है? वो होती है डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। इसका मतलब अगर, तो अभी तक ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी इनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटीज जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल क्या चाहिए? केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। कहोगे सर ये नया नाम कहां से आ गया मैग्नीट्यूड? तो बच्चा ये जो होता है ना, ये जो होता है ना, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है? एक तो मैग्नीट्यूड होता ही होता है, मैग्नीट्यूड होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। एक चीज और है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में स्केलर और वेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। नोट दिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब देखो, अगर हम बच्चा बात करें, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में इसको बताने की कोशिश करें, डिफरेंस के फॉर्म में, डिफरेंस किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो ये स्केलर और वेक्टर क्या होती है, थोड़ा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस के फॉर्म में लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। चलिए देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, या केवल हम बोले मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें बच्चों, तो यहां पे इसको मैग्नीट्यूड चाहिए, एक चीज, दूसरी चीज डायरेक्शन चाहिए, तीसरी चीज ये क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, किसका? एडिशन का। एडिशन का वेक्टर लॉ फॉलो करना चाहिए। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर हम स्केलर क्वांटिटीज कोई हो, जैसे आपको डिस्टेंस यहां से आपका दिल्ली 500 किलोमीटर, दिल्ली से बंबई 700 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? सिंपली ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इसको ऐड करने के लिए एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल, इसको हम ऑर्डिनरी रूल से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऑर्डिनरी रूल से ऐड नहीं कर सकते। यहां पे क्या कर सकते हैं? इसको ऐड करना होगा तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करेंगे। एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ, इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आप ऐड करेंगे। और ये क्या है? ये जो है ये नेसेसरी कंडीशन है।
बिना इसके आप वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटीज होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी। अगर एग्जांपल की बात करें बच्चों, एग्जांपल की बात करें तो लिखो एग्जांपल, स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अगर यहां पे एग्जांपल की बात करें, यहां पे एग्जांपल की बात करो तो देखो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। केवल मैग्नीट्यूड से आप फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, एक्सेलरेशन को भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन को दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़े थे बचपन में। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है डिस्टेंस कहलाती है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। गॉट इट? चलो, तो ये नोट कर लीजिए। और एक चीज यहीं पे याद रखिएगा कि सारे वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन हो, जरूरी नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो। मैंने क्या बोला, नोट कीजिए, इरेज किया जाए बच्चों। चलो, मैंने क्या बोला, किसी को पल्ले पड़ा? मैंने बोला कि इसको नोट के फॉर्म में लिख लो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन जरूर से जरूर होगा, बट all quantities वे quantities that have directions जिसके पास डायरेक्शन है आर नॉट, नीड नॉट टू बी वेक्टर क्वांटिटीज, नीड नॉट टू बी वेक्टर क्वांटिटीज। वो जरूरी नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी होंगी। कहोगे भैया इसका एग्जांपल बताओ हमको, तो बताते हैं एग्जांपल आपको। देखो, जैसे आपने नाम सुना है करंट का, करंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? करंट हमेशा किधर से किधर बहती है। जैसे मान लो आप बैटरी लगाते हो, तो बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये बैटरी का निगेटिव एंड है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां चलते हैं, लेकिन करंट किधर से किधर चलती है? इधर से इधर चलती है। तो ये करंट का डायरेक्शन फिक्स है, करंट का डायरेक्शन फिक्स है, इसका डायरेक्शन है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसको एक फिक्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं हर डायरेक्शन में जो इक्वल प्रेशर लगता है। तो वहां पे भी ये भी क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन तो है अवेलेबल, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी वो है कि जो स्केलर है डायरेक्शन होने के बावजूद। इसका मतलब है अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन जरूर से जरूर होगा, लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। समझ आ रही बात? चलो नोट करो, फिर मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इरेज किया जाए बच्चों। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं वेक्टर को? तो देखो, वेक्टर को दिखाने का तरीका है कि इसको एक एरो से हम लोग दिखाते हैं।
कैसे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। एरो के इस एंड को बोला जाता है हेड और इस एंड को बोला जाता है टेल। ये इसका सिर है, ये इसका पूंछ है। तो और जो ये इसकी लेंथ है बेटा, ये जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ है, ये लेंथ आपको क्या बताएगा? ये लेंथ बताएगा मैग्नीट्यूड के बारे में। किसके बारे में बताएगा? मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा कि मैग्नीट्यूड है कितना इसका। ठीक है। अब जैसे कोई वेक्टर है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा है, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमने जो क्वांटिटी लिखी है इसको लिखा है ए के ऊपर एक एरो लगा दिया, तो ये अब क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर ए। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ए के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर हम यहां पे, तो इसका मतलब इसमें क्या क्या है? इसमें दो चीजें हैं। इसमें तो मैग्नीट्यूड है पहली चीज, और इसके साथ साथ इसमें क्या है? डायरेक्शन है। इन दोनों के बिना वेक्टर हो ही नहीं सकता। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना हो, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना हो तो उसको कैसे लिखते हो? उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, इसको खड़े लाइन के बीच में डाल देते हैं इस तरीके से। तो ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, उस वेक्टर में इसका डायरेक्शन ये है। ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया। इसका मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है? उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। यही हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। कि किसी वेक्टर ए को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसी को यूनिट वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, अगर हम आपसे बोले कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो हम लोग फोर्स को लिखेंगे दैट फोर्स कैन बी रिप्रेजेंट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो लगा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 5 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलो अब देखो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम। अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर को, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम होता क्या है पहले ये समझो, याद करो। ऐसा कोई बना देते हैं हम लोग, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। यही होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम। अब देखो, अब जैसे मान लो हम थोड़ा इसको बड़े लेवल बनाते हैं, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। अब जैसे मान लो हमने एक वेक्टर बनाया, हमने क्या किया,
एक वेक्टर बनाया, ये हमारा वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5 न्यूटन, और ये दिया गया है कि ये ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर ए को हम लोग लिखेंगे क्या? अगर इस वेक्टर ए को हम लोग लिखना चाहते हैं तो देखो क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब समझो, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। तो इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो क्या हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं, अगर हम ये 30 डिग्री बना दिया तो इससे 60 डिग्री बनाएगा, इस वाले से 60 डिग्री बनाएगा। तो अगर हम इसी को लिखें एक और तरीके से तो हम लोग ये लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो अभी 5 न्यूटन ही रहेगा, 5 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या अब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे। चीज समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो गया बच्चों रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कीजिए। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। एजेस कभी चलो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है ड्रॉ द वेक्टर। आपको वो वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका दिया है 5 न्यूटन या 12 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो हमको समझ में आ गया। डायरेक्शन देखो यहां दिया गया है ईस्ट ऑफ साउथ, तो पहले इसको पढ़ो, साउथ से ईस्ट की तरफ। बात से स्टार्ट किया कीजिए, साउथ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री। तो अब देखो बनाओ, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ। बोलता है साउथ से ईस्ट की तरफ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री बना दीजिए। ये आपका बन गया 37 डिग्री और ये हो गया 12 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ये वो वेक्टर है जो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ से 12 न्यूटन मैग्नीट्यूड रख रहा है। ये इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम को। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो खत्म कीजिए जल्दी से इसको। हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, बस थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। पहली चीज होती है कि अगर किसी वेक्टर को आपने डिस्प्लेस कर दिया पैरेलल टू इटसेल्फ, उसके पैरेलल में ही कहीं पे शिफ्ट कर दिया, तो वेक्टर नहीं बदलता, वेक्टर चेंज नहीं होता। तो लिख लीजिए, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड parallel to itself, then
इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये वेक्टर अनचेंज्ड होता है। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर था, ये हमारा वेक्टर ए है, आपने इसी वेक्टर को यहां बना दिया, या इसी को ले आके यहां बना दिया। तो अभी क्या है, सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये वेक्टर सब तीनों एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी बोलती है। दूसरी देखिएगा, अब देखो वेक्टर कब बदलेगा, अ वेक्टर इज चेंज्ड एक वेक्टर चेंज होगा इफ इट इज रोटेटेड अगर हम उसको रोटेट करते हैं बाई एन एंगल अदर देन 2 पाई और 360 डिग्री। अगर आपने जिस वेक्टर को रोटेट कर रहे हो, अगर आपने उसको 2 पाई के अलावा किसी भी एंगल पे रोटेट कर दिया तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। भले मैग्नीट्यूड मत बदलो, लेकिन डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल जाएगा, वो क्वांटिटी बदल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई हमारा वेक्टर ए था, अगर आप इसको घुमाते 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 360 डिग्री घुमाते लाके यहीं पे छोड़ देते तो ये क्या होता, वेक्टर नहीं बदलता। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे लाके छोड़े, अब क्या हो गया, अब ये इतना से ये 50 डिग्री मान लो है, तो अब ये वेक्टर बदल गया। समझ आ रही है बात? तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज किया जाए बच्चों, चलिए चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है इज द स्मॉलर of the two angles the angle between the two vectors is the smaller of the two angles between the vectors when they are joined tail to tail or head to head। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप एंगल निकालने में गलती करोगे। ये देखो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का, वो उन दो एंगल में से स्मॉलर वाला एंगल होता है, उन दो एंगल में से स्मॉलर वाला एंगल होता है जब उन दो वेक्टर्स को आप टेल से टेल मिलाते हो या हेड से हेड मिलाते हो। जैसे अगर दो वेक्टर्स को आप मिलाओगे तो दो ट्रायंगल बनेगा उनके बीच में, एक बड़ा एक छोटा। तो जो छोटा वाला एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कंडीशन ये है कि उन वेक्टर्स को या तो आप टेल टू टेल ज्वाइन करो या हेड टू हेड ज्वाइन करो, तभी वो एंगल निकल के आएगा दो वेक्टर्स के बीच का, अदरवाइज वो उनके बीच का एंगल नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो, इसका मतलब एक चीज ये बच्चा समझ लो कि थीटा जो होता है ये ऑलवेज 0 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा।
बराबर भी हो सकता है। देखो अब अगर इसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करें आपको, जैसे मान लो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक, और ये एंगल दिया है 270 डिग्री, और आपसे पूछे कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो अब देखो यहां पे एक एंगल तो ये बन रहा है, पहले देखो कि टेल से टेल या हेड से हेड मिलेगा कि नहीं, इसका टेल इसके टेल से मिला हुआ है, इसका मतलब वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखो कि दो एंगल बनेंगे, एक तो देखो ये एंगल बनेगा, ये एंगल, तो इसमें छोटा एंगल कौन सा है, ये देखो 270 है, ये 110 डिग्री है, तो छोटा एंगल कौन सा है 110, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा। दिस वुड बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। गॉट इट? चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल बनाना है। देखो ये वेक्टर ए है हमारा, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल दिया गया 120 डिग्री। अब पूछ रहा है आपसे कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ। सब बच्चे कहेंगे सर 120 डिग्री दिया तो है, निकालने की जरूरत है। अरे बच्चा अभी हमने आपको क्या बताया कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब होता है जब उनको टेल से टेल मिला हो या हेड से हेड मिला हो। देखो यहां पे इसका हेड इसके टेल से मिला हुआ है, तो ये तो गलत है ना। अब देखो हम इसको कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो बना लेते हैं। ये हमारा वेक्टर बी दिया हुआ है, ये हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है। अब देखो हम क्या करते हैं, और ये हमारा 120 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो हम करते क्या है, इस वेक्टर को, अभी आपने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा दी, अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो अगर इस वेक्टर को हम उठा के इसी के पैरेलल लेके यहां खड़ा, यहां रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। हमने उस वेक्टर को पकड़ा, उसको उठाया और यहां ले आके शिफ्ट कर दिया, अब देखो ये एंगल तो आपका 120 अभी भी रहेगा। तो अब बताओ ये देखो वेक्टर ए वेक्टर बी टेल से टेल मिल गए, अब ये एंगल पूरा 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। दिस शुड बी द आंसर। ये ए और बी के बीच का क्या है एंगल है, कितना आया 60 डिग्री आया। समझ आ रही है बात? नोट कीजिए इसको, फिर आगे ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो एक चीज और देख लो कि अगर हम नोट की फॉर्म में लिख लो, अगर हम बात करें कि दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री, क्योंकि उनके बीच में कोई एंगल बनता ही नहीं है। जैसे ये एक वेक्टर है, इसी के पैरेलल एक वेक्टर और बना दो, इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, अगर इसको ऐसे बना दो, ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, इनके बीच में क्या कोई एंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री। दूसरी चीज एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर, टू नहीं
बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स, टू नहीं, बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब समझते हो कि ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के क्या हो, जस्ट अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, तो उनको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री होता है, देखो ये एक वेक्टर ये है और इसका जस्ट अपोजिट ये आपका एंटी पैरेलल हो गया, तो इनके बीच का एंगल बिना बना कितना, 180 डिग्री। ठीक है। तीसरी चीज, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये ले लिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल बनने वाला कितना है, 90 डिग्री। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, हो गया। नोट कीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज किया जाए बच्चों। ओके, चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, एंड सी एंड ए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिगर देखो दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर बी है, और सबके बीच का एंगल दिया हुआ है, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 70 डिग्री। अब देखो, कहोगे सर सब तो दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है इसमें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ए और बी के बीच का एंगल कब मिलेगा, जब ए और बी टेल से टेल मिले हो या हेड से हेड मिले हो। देखो ए का हेड बी के टेल से मिला हुआ है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो हमें पहले उसको सही करना है। देखो ये ए है हमारा, ये हमारा वेक्टर ए है। अब वेक्टर बी को क्या करो, वेक्टर बी को उठा के ऐसे रख दो, पैरेलल शिफ्ट कर दो। ठीक, तो अब देखो यहां पे ऐसे था, ये आपका कितना बना था, 60 डिग्री बना था ये। तो ए और बी के बीच में देखो, एक तो ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा। छोटा कौन सा होगा, जो छोटा वाला होगा वही बनेगा। तो ये देखो ये 60 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये कितना बनेगा, 120 डिग्री। ये ए और बी के बीच बन गया बेटा, ए और बी के बीच में बन गया। ठीक, अब बी और सी के बीच में देखो, बी यहां है, ठीक, इस वाले को भी ड्रॉ किए रखो क्योंकि हमारा काम यहां से भी हो जाएगा। ये देखो ये पहले वाला बी था ना, और ये पहले वाला सी था। अब देखो ये बी और सी देखो हेड से हेड मिले हुए ना, तो इसको तो कुछ करने की बात है नहीं। तो ये हमारा बी और सी के बीच का एंगल तो दिया ही है हमको 70 डिग्री। तो यहां से हमने निकाला ए एंड बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। बी एंड सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 70 डिग्री। अब आ जाओ ए एंड सी के बीच में, जब आप ए एंड सी के बीच में एंगल चेक करोगे तो ए और सी देखो टेल से टेल मिले हुए हैं, ये भी एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री। तो ये तो दो एंगल तो हमें दिए हुए थे, एक एंगल को खाली शिफ्ट करके हमें आंसर निकालना था। समझ में आ रही चीज कैसे हमने की है, ये नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा,
फिर आगे बढ़ते हैं, इरेज किया जाए। ए और बी और सी और ए के बीच में एंगल मेजर करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, बी और सी के बीच पर, ए और सी के बीच का एंगल। देखो अब ध्यान से देखो, ए इधर है, बी, ए का टेल बी के हेड से मिला है, तो ये तो नहीं निकाल सकते, हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। ठीक, ये वेक्टर ए हो गया, 30 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ। अब वेक्टर बी को हम शिफ्ट करते हैं। वेक्टर बी को, पहले वेक्टर बी यहां था, हम इसको शिफ्ट करके इधर भेज रहे हैं। ये हमारा वेक्टर बी हो गया। ठीक, ये इधर से 60 डिग्री एंगल बना रहा था। ठीक है, तो ठीक, ये इधर से 60 डिग्री एंगल बना रहा है बच्चा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? सॉरी, ये नहीं, ये देखो, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो गया। अब देखो हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। अभी एक चीज और करते हैं, सी वाला हमारा कहां है? सी वाला देखो, सी वाला यहीं से 45 डिग्री पे है। ये हमारा सी है और ये सी का एंगल इधर से 45 डिग्री है। अब देखो अगर हम, ये पूरा होता है 90, कितना होता है 90, ये पूरा 90 होता है। हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो ये इतना 60 है तो ये 30 होगा, 30 प्लस 30 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल को मैं देखो एक बार इस वाले से दिखा रहा हूं, ये हमारा ए और बी के बीच का एंगल है। ये कितना आएगा? 60 डिग्री। चलो एंगल बिटवीन बी एंड सी निकालते हैं। बी और सी देखिए कहां है, बी यहां है, सी यहां है। तो देखो अगर हम बी की बात देखें तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो ये और बी और सी के बीच का एंगल कितना आएगा? 15 डिग्री। तो ये हो गया 15 डिग्री। ठीक, और तीसरा जो आएगा एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए यहां पे है, सी यहां पे है। देखो ये 60 डिग्री निकाला, ये 15 डिग्री, 60 और 15 जोड़ दो तो ये कितना आएगा? 75 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कैसे कैसे करना, ये आपको सीखना है, कैसे किया जा रहा है ये आपको सीखना है, तरीका सीखना है। ठीक, क्वेश्चन नहीं रटना है। नोट कीजिएगा इसको, फिर आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। रन किया जाए बच्चों। चलो अब देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। किसकी बात करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? हम लोग सबसे बात करते हैं पहले इक्वल वेक्टर्स से।
ये देखो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर हम इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो इक्वल वेक्टर्स हम किसको बोलेंगे, तो उन वेक्टर्स को हम इक्वल बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और तीसरा सेम यूनिट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज हो रही है तो हमारे वो दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। जैसे ये हमारा कोई वेक्टर ए है, इसको हमने बोला 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड नहीं वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अगर कोई हमारे पास दूसरा वेक्टर हो, दूसरा वेक्टर बी, और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करे और ये भी ईस्ट डायरेक्शन में हो, तब तो ये दोनों क्या होंगे, बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, ए आर बी आर, ए एंड बी आर इक्वल। अगर यहां पे वेस्ट हो जाता तो ये इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक, दूसरी चीज निगेटिव ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है, किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है, तो निगेटिव का मतलब हो गया, देखो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये वेक्टर ए है हमारा 5 न्यूटन वेस्ट, ये हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हमारे पास वेक्टर बी है, ये 5 न्यूटन ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां पे ए और बी देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि ईस्ट वेस्ट जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहां पे ए इज इक्वल टू माइनस बी या b इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? चलो नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। किया जाए बच्चों, चलो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको जल्दी से जल्दी पढ़ते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ, बस इसको पढ़ना है। तीसरा यूनिट वेक्टर, इसको आपको ध्यान देना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो। दूसरी चीज यूनिटलेस हो, जो यूनिट वेक्टर होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। ठीक, और यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, ये गिव्स डायरेक्शन। ये हमको डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और अगर हम इसको डिनोट करना चाहें, डिनोटेड बाई, अगर ए का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो ए के ऊपर कैप लगा देते हैं। ठीक, तो आपको मैंने वेक्टर रिप्रेजेंट करना सिखाया था ना, कि वेक्टर ए को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसका यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यहां से यूनिट वेक्टर निकालें ए का, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो जो मिलेगा वो आपका यूनिट वेक्टर ए मिलेगा, वो केवल डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, अगर आपको यूनिट वेक्टर along
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होता है आपने पढ़ा होगा आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस, ये क्या होता है जे कैप। और यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस, ये होता है के कैप। ये तीन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं उनके यूनिट वेक्टर्स हैं। एक्स एक्सिस का आई कैप, पॉजिटिव एक्सिस का आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस का जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस का के कैप। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो अगला चलते हैं। जीरो और नल वेक्टर। देखो कोई वेक्टर जीरो कब होता है? कोई वेक्टर जीरो तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो होता है जीरो वेक्टर का वो आर्बिट्रेरी होता है, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, डायरेक्शन क्या होता है? आर्बिट्रेरी होता है। और जीरो वेक्टर का यूनिट हो सकता है, कैन हैव यूनिट, यूनिट हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई वेक्टर ए है, ए में से ए वेक्टर आपने माइनस किया, ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो जो जीरो वेक्टर आया ये भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका यूनिट हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया, नोट कर लिया बच्चों। आगे बढ़े, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। अगला देखिए, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अभी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए पैरेलल की बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम हो और रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इनकी यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। दे मे हैव डिफरेंट यूनिट्स। यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ए बनाया, इसको लिखा 2 मीटर पर सेकेंड, और एक वेक्टर बी बनाया, इसको लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भी ये दोनों वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ये याद रखेंगे, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो सब इसी का अपोजिट लिख लो। एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं जिनके बीच में एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री बनेगा और सेम चीजें यही रहेंगी, एक तो इधर जाएगा, एक दूसरे इधर जाएगा। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों का यूनिट अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। यहां पे डायरेक्शन सेम, यहां पे डायरेक्शन अपोजिट, यहां पे अलग अलग सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए, यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, चलो ये हो गया पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब अगला देखते हैं लास्ट, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स।
कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देखो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स अरेंज्ड ऑन सेम लाइन। एक ही लाइन में अगर वेक्टर्स अरेंज्ड है तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, सेम लाइन में। ठीक है, तो एनी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोई भी पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर हो सकता है। ठीक है, अब देखो कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोलते हैं? कोलिनियर मतलब सेम लाइन में, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, तो विच लाई ऑन सेम प्लेन। जो कहां लाई करें? सेम प्लेन में लाई करें, वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। इसका मतलब समझिए क्या होता है, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने तीन वेक्टर बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तीन एक्सिस बना दिया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में है, ये भी दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में है, ये भी दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं है। लेकिन कोई भी दो उठाओगे तो एक ही प्लेन मिलेगा, कोई भी दो उठाओगे तो एक प्लेन में मिलेगा। तो इसके कहने का मतलब यही है कि दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं, कोई दो वेक्टर्स, याद रखिएगा। लास्ट देखिएगा, लास्ट आता है आपका कॉन्करेंट वेक्टर्स। देखो कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब होता है दो या दो से अधिक वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। टू और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ये तीनों कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। सॉरी। ठीक है, तो ये बच्चों आज की हमारी क्लास हो गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में काफी कुछ चीजें, बेसिक चीजें सीखी। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा, क्या होता है वेक्टर्स, जरूरत क्यों पड़ी, और फिर उसके बाद एंगल निकालना सीखा, टाइप्स सीखे, बहुत बेसिक चीजें सीखी। अब अगली क्लास से हम लोग वेक्टर्स में थोड़ा घुसेंगे, अंदर घुसेंगे, और ये बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार है। और इस पे बेस्ड एक आपको डीपीपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो डीपीपी डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए। हम इस डीपीपी का डिस्कशन भी क्लास में करेंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक इस डीपीपी का सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप करेंगे और आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे जो भी दिक्कत आ रही होगी क्वेश्चंस करने में। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। 5 से 6 क्लास का ये वेक्टर चैप्टर हमारा है, और इसको खत्म करके फिर हम अपने मेन टॉपिक में घुस जाएंगे। एकदम मेन टॉपिक, मेन जो 11th का फिजिक्स है उसमें घुसेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 11th का पढ़ाई करेंगे। अभी हमारा ये बेसिक चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ती रहती है। आपका बेसिक मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा दिया, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होंगे, उसके बाद आपको इसका मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। ओके, चलो पढ़ाई करते रहो, घर में रहो, सेफ रहो। थैंक यू।